नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में अपन सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में जो विभिन्न प्रावधान हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे और इसके अलावा यदि कर की दर में कोई परिवर्तन हो जाता है तो आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। सेवा की आपूर्ति के बारे में अपन जानते हैं कि मुख्य रूप से तीन बातें इसके अंतर्गत अपने को देखनी है। एक तो सेवा की सामान्य आपूर्ति, एक सेवा की सतत आपूर्ति और एक वाउचर्स की आपूर्ति की स्थिति में आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित करेंगे। इन तीन बातों के बारे में अपन इसमें देखेंगे और इसके अलावा जो कर की दर में परिवर्तन होने पर क्या आपूर्ति का समय होगा ये भी अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं आपूर्ति के सामान्य आपूर्ति के समय के बारे में। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो अपनी आय को जो है वो आय के बारे में विवरणी जो है वो प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ये सेवाएं देते हैं। और उन्होंने ये इस वर्ष की जो विवरणी है वो इस डेट को इसने प्रस्तुत की, ये बताया उन्होंने, और उसके बारे में ये अपने को बात ये मेंशन करते हैं। ये डेट अपने को दी हुई है, डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट की बात अपने को ये बताइए। तो इसके बारे में जो अपना प्रोविजन जो है वो नियम है वो अपने को ध्यान देना है कि सामान्य आपूर्ति के सामान्य जो सेवा की आपूर्ति के जो है उस स्थिति में जो समय है वो अपन कैसे निर्धारित करते हैं। इसके बारे में अपने को देखना होता है कि जो सर्विस जो आपूर्ति की गई है यानी प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस जिसको बोलते हैं, उसके 30 दिन के भीतर यानी लास्ट डेट तक यदि बीजक जारी कर दिया गया जाता है तो फिर अपन बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान प्राप्ति की तिथि में से जो पहले होता है उसको अपन टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। और जो भुगतान में भी अपने को देखना होता है कि जो बुक्स में एंट्री करते हैं वो और बैंक में पैसा जमा होने की जो डेट होती है, इन दोनों में से जो पहले होता है वो डेट आती है। तो इस आधार पर अगर अपन देखें तो उसने 18/6 और 17/7 को उसने प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस उसने लास्ट डेट है उस तक उसने इनवॉइस जारी कर दिया। 18/6 को डेट होती है, 17/7 तक उसने इनवॉइस जारी कर दिया पहली पोजीशन के अंतर्गत, फर्स्ट पोजीशन में। और सेकंड और थर्ड पोजीशन के अंतर्गत क्या हुआ है, देखो सेकंड पोजीशन में क्या हुआ, 18/6 था और 17/7 तक उसको इनवॉइस जारी करना था, लेकिन उसने इनवॉइस जारी कर दिया था 19/6 को। 18/6 था और 17/7 तक उसको जारी करना था तो उसने 19/6 को ही जारी कर दिया। इसके बाद में 17/7 की डेट थी तो उसने 1/7 को इनवॉइस जारी कर दिया। यानी जो लास्ट डेट थी उससे पहले उसने केवल सेकंड और थर्ड पोजीशन में तो जारी कर दिया, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में उसने लास्ट डेट जो जारी करने की थी उससे पहले जारी नहीं किया, उसके बाद में जारी किया। तो अगर अपन सेकंड और थर्ड वाली सिचुएशन को देखते हैं पहले, तो चूंकि उसने ड्यू डेट तक बीजक जारी कर दिया तो बीजक जारी करने की तिथि 19/6, राइट, और भुगतान प्राप्ति की तिथि 20/6 और 21/6 में से पहले 20/6। तो 19/6 और 20/6 में से पहले डेट आती है 19/6, तो 19/6 हो जाएगी। दूसरी पोजीशन के अंतर्गत, तीसरी पोजीशन के अंतर्गत 1/7 और 20/6 में से पहले कौन सी आती है, 1/6 आती है। 1/7 और 20/6 में से पहले 20/6 आती है, तो 20/6 डेट ऑफ ये टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो ये जो सेकंड और थर्ड पोजीशन के अंदर स्थिति के अंतर्गत क्या था कि उसने बीजक निर्धारित तिथि तक जारी कर दिया था, लेकिन पहली पोजीशन के अंतर्गत उसने निर्धारित तिथि तक यानी 30 दिन के भीतर बीजक जारी नहीं किया, उसने बीजक जारी किया 4/8 को, जो कि डेट थी 17/7। तो जब ऐसी पोजीशन में होता है तो डेट ऑफ इनवॉइस नहीं देखी जाती है। ऐसी स्थिति में जो प्रोविजनिंग ऑफ द सर्विस यानी जिस डेट को उसने सर्विस दी गई है वो डेट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अपन देखते हैं कि 18/6 और इनमें से 29/7 और 31/7 में से पहले आती है 29/7। तो 29/7 और 18/6 में से पहले 18/6 है, तो इसलिए 18/6 डेट आ जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर। सेवा की सामान्य आपूर्ति के बारे में सिर्फ दो ही बात ध्यान रखनी है आपको कि उसने जो बीजक जारी किया है
वो सेवा देने के 30 दिन के भीतर जारी कर दिया गया। यदि यस कर दिया तो विजय की डेट और प्राप्ति की तिथि जो पहले हो। यदि नहीं जारी किया गया है तो सेवा देने की तिथि और भुगतान प्राप्ति की तिथि जो पहले हो वो सेवा की आपूर्ति का समय होगा। ये अपने इस क्वेश्चन में अपन देख चुके। दूसरी जो ये आपको ये सब चीज़ें क्लियर की गई हैं, सेकंड थर्ड पहले बताया है, फर्स्ट उसके बाद में बताया है और इस आधार पर ये निर्णय किया। दूसरी पोजीशन के अंतर्गत अपन ने क्या किया कि ये एक कोचिंग सेंटर की सेवा है जो कि कंटिन्यू सेवा देती है और सेवा की हर महीने उसमें 5 तारीख को इसमें पेमेंट करने की बात होती है। तो जब ये सिचुएशन यहाँ पर है तो सेवा की सतत आपूर्ति की बात हो गई और सेवा की सतत आपूर्ति में और कुछ नहीं देखना होता है। सेवा की सतत आपूर्ति में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें देखनी होती हैं आपको। एक तो सॉरी 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो इनवॉइस की डेट क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, एक ड्यू डेट क्या है और एक भुगतान प्राप्ति की तिथि क्या है। ये 3 डेट इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट। जैसे 3/4, 5/4, 8/4 है तो इसमें डेट आ जाएगी 3/4, जो पहले हो वो आएगी। दूसरी पोजीशन के अंतर्गत 12/5, 5/5, 12/5 तो 5/5 आ जाएगी। फिर 14/6, 5/6 और 3/6 तो 3/6 आ जाएगी। यानी जब कंटिन्यूस सर्विस होती है तो कंटिन्यूस सर्विस के अंतर्गत अपन जानते हैं कि ड्यू डेट तो कंटिन्यूस सर्विस में एक पहली शर्त होती ही होती है और पेमेंट होता है, तो 2 में तो कोई बात ही नहीं होती। तीसरी अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस इंपॉर्टेंट है, वो इनवॉइस की डेट अपने को देखनी होती है। तो इन तीनों में से जो सबसे पहले होता है वो डेट ऑफ उसकी टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो ये कंटिन्यूस सर्विस के बारे में ये बात हुई। इसके बाद में अपन आते हैं वाउचर्स पर। तो वाउचर्स की सप्लाई के बारे में वही सेम ही नियम है, कोई डिफरेंट नियम नहीं है। इसमें प्रोविजन सीधा सीधा सा है कि भाई अगर आइडेंटिफिएबल है तो ऐसी स्थिति में तो वो जो है वो जारी करने की तिथि हो जाती है और यदि पहचान योग्य नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में रिडम्पशन की डेट होती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो ये ऑटोमोबाइल की विक्रेता है और ये मरम्मत की सेवा भी प्रदान करता है, उसने एक्स और वाई जो कस्टमर होते हैं, इन कस्टमर्स को जो सर्विस है, इन कस्टमर्स को जो उसने ये वाउचर आपूर्ति किए हैं ये विशिष्ट सेवा के लिए और माल के लिए हैं। तो जब विशिष्ट सेवा और माल के लिए है, इसका मतलब उस माल की पहचान है जो विशिष्ट सेवा है वो या माल है उसके बारे में, तो ऐसी स्थिति में पहचान योग्य हो गए। तो फिर एक्स और वाई की स्थिति के अंतर्गत तो जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर है वो है 11/4 और 13/4। तो ये तो हो जाएंगी इसकी एक्स और वाई की टाइम ऑफ सप्लाई। और जेड की स्थिति में चूंकि वो विशिष्ट सेवा के लिए नहीं है, कोई सामान्य माल या सेवा के लिए है, तो फिर ऐसी स्थिति में रिडम्पशन की डेट यानी 25 से टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में अपन ने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात अपने को यहाँ पर लिखी हुई है कि ये शोधन की तिथि जो होगी यानी 25/6/19, ये ऐसी स्थिति में आपूर्ति की तिथि या टाइम जो है आपूर्ति का समय है वो कहलाएगा जेड की स्थिति में रिडम्पशन की डेट। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना आता है जब कर की दर में परिवर्तन हो जाता है तो कैसे अपन निर्धारित करते हैं। ये क्वेश्चन ये कर की दर में परिवर्तन होने पर, यहाँ देखिए ये कर की दर में परिवर्तन हो गया। 1/5/19 से कर की दर 5% से बढ़कर के 12% हो गई, राइट। तो 5% से बढ़कर के 12% ये कर की दर हो गई है। तो इसका मतलब है हमारा नियम क्या है, नियम ये है कि यदि कोई डेट में जब परिवर्तन होता है रेट में तो उससे पहले यदि आपूर्ति कर दी गई है, एक तो ये बात है। दूसरी सिचुएशन जब पहले आपूर्ति न करके बाद में की है। तो यहाँ पर देखिए पहली तीनों सिचुएशन ऐसी हैं जिसके अंदर 1/5 से पहले आपूर्ति कर दी गई है। तो जब पहले आपूर्ति कर दी गई है तो अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि 2 काम, बीजक जारी करना और भुगतान प्राप्ति में से यदि कोई एक काम भी पहले हो जाता है तो पहले की दर लगेगी, कोई भी एक काम पहले हो जाए दोनों में से तो पहले की दर लगेगी। लेकिन यदि दोनों ही काम बीजक जारी करना और भुगतान बाद में होते हैं तो बाद की दर लगेगी। और बाद वाले में भी जो पहले से होता है वो समय टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो जैसे सिचुएशन नंबर 1 26/4 वाली डेट है
तो ये तो निश्चित ही है कि इसके अंतर्गत दोनों में से कोई सा भी काम पहले हो जाएगा तो पहले की डेट और पहले की रेट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही काम बाद में हुए, इनवॉइस भी बाद में जारी हुआ और पेमेंट भी बाद में हुआ, तो डेफिनेटली रेट बाद वाली लगेगी, यानी 12% की तो रेट लगेगी और इनमें से जो पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई यानी 6-5 होगा। तो ये अपन ने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया है, पहले इसका रीजनिंग बताया है और उसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं कि इसने दोनों ही काम इसके बाद में हुए, इसलिए 6-5 इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी और रेट आएगी 12%। अब देखिए साहब, दूसरी सिचुएशन के अंतर्गत भी क्या हुआ कि चूंकि पहले टाइम ऑफ सप्लाई ये माल का इसकी सप्लाई जो है वो उसने पहले कर दी है 26/4 को ही, तो ये जो है सेवा की आपूर्ति के बारे में है, माल से संबंधित नहीं है, क्योंकि माल के अंदर होता तो फिर भुगतान वाली बात नहीं होती है ना। तो 26/4 जो है वो डेट है, तो 26/4 की डेट को उसने जो है वो इनवॉइस जारी किया है और रिसीट जो है वो 9/5 को है पेमेंट की। तो कोई भी एक काम पहले हो गया तो पहले की दर यानी 5% की रेट लगेगी और डेट आ जाएगी 26/4। तो 26/4 की डेट आ जाएगी, 26/4 की डेट आ जाएगी और ये रहा, यहाँ पर 26/4 टाइम ऑफ सप्लाई होगा और पहले वाली रेट आएगी। दूसरी और तीसरी स्थिति के अंतर्गत अपन देखते हैं तो उसमें क्या है कि एक काम कौन सा पेमेंट वाला जो है वो काम 30/4 को हुआ है, यानी पहले हो गया बीजक 9/5 को जारी हुआ, तो पहले वाली डेट लगेगी तो पहले वाली दर लगेगी, तो 30/4 तो डेट आ गई और टाइम और रेट आ गया 5%। अब अपन आते हैं सेकंड पोजीशन के 3 जो है, ये 3 वाले लास्ट वाले जो 3 आइटम हैं, ये ट्रांजैक्शन इसके तारीख दर में परिवर्तन के बाद की आपूर्ति के हैं। तो बाद की आपूर्ति में भी वो वैसे सी बात आ जाती है कि यदि कोई सा भी एक काम बाद में होता है तो बाद की दर, और यदि दोनों ही काम पहले के होते हैं तो पहले की दर। तो अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर की जो ट्रांजैक्शन है इसके अंतर्गत इसमें एक काम बाद में हुआ यानी 9/5 वाला बाद में हुआ, तो 9/5 डेट आ जाएगी और दर आएगी 12%। इसके बाद में नेक्स्ट डेट के अंदर क्या हुआ कि दोनों ही काम पहले हुए, तो दोनों ही काम पहले हुए तो पहले वाली दर यानी 5% लगेगी और डेट आएगी 29/4। और लास्ट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत एक काम बाद में हुआ यानी विजिट जारी करने का काम बाद में हुआ 5/5, तो जब विजिट जारी करने का काम बाद में हुआ तो बाद वाली डेट आएगी यानी 5/5 आएगी और रेट आएगी 12%। तो ये एक इसका बहुत सीधा सा जो रूल है वो आपको ध्यान में रखने की बात है इसके अंदर कर की दर में परिवर्तन की पोजीशन, और इस तरीके से इसको चार्ट में अपन व्यक्त कर देंगे जिससे पूरी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी कि कर की दर में परिवर्तन से पहले आपूर्ति करना और कर की दर में परिवर्तन के बाद में आपूर्ति करने पर किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई का अपन निर्धारण करते हैं। तो ये आपके इस व्याख्यान के साथ ही टाइम ऑफ सप्लाई से संबंधित सभी बातें पूर्ण हो जाती हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के सारी प्रोविजंस आपको बता दिए गए हैं, उनको आपको पीडीएफ फॉर्म के रूप में आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म के रूप में आप उनको बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी इससे संबंधित हर एक प्रोविज़न से संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो भी अपन ने इसके अंतर्गत डिस्कस कर लिया है, जिससे आपके समझने में आसानी रहेगी। आपको क्लियरली इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत आपको आपकी टिप्स पर यह बात होनी चाहिए कि माल की सामान्य आपूर्ति के बारे में, माल की सतत आपूर्ति के बारे में, फिर इसके बाद में विपरीत प्रभार के अंतर्गत, फिर सेल और रिटर्न के अंतर्गत और वाउचर्स के अंतर्गत किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई का अपन निर्धारण करते हैं। ये बात यदि कोई प्रतिफल के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो जिस डेट को इस तरीके का पेमेंट होता है वो डेट होती है, उसमें कोई ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की बात नहीं है कि जिस डेट को वो पेमेंट मिलता है, पेनल्टी इंटरेस्ट आदि, तो वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है। इसके अलावा सेवा की आपूर्ति के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि सेवा की आपूर्ति के अंतर्गत क्या है
कि अपन जानते हैं कि भाई उसमें भी सामान्य आपूर्ति होता है, उसमें भी सतत आपूर्ति होता है, उसमें सेल और रिटर्न वाली बात उसके अंतर्गत नहीं होती है। और इसके अलावा यदि कोई वाउचर्स की आपूर्ति है तो अपने को ध्यान में रखना होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे, उनसे रिलेटेड पहले प्रोविजन देखेंगे और इसके बाद में तीसरा अपना एस्पेक्ट था कर की दर में परिवर्तन होने पर आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित करते हैं। ये सब प्रोविजन अपने को टिप्स पर होने चाहिए। फिर इसके बाद में कैसा भी सवाल आएगा, अपने को जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो आपके सामने, आप उसको देखिए पहले कि वो माल की आपूर्ति के बारे में है, सेवा की आपूर्ति के बारे में है, सतत के बारे में है, सामान्य के बारे में है, विपरीत के बारे में है, वाउचर्स के बारे में है, या सेल और रिटर्न के बारे में है, या टैक्स रेटमेंट चेंज के बारे में। ये प्रत्येक के बारे में अगर आपको ध्यान होगा तो फिर आपको उसको याद रखने में और करने में और सही करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद आप सभी को पार्टिसिपेशन के लिए। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सब चीज़ों को ध्यान से सुना। आप का चूँकि ये एक महत्वपूर्ण इसका टॉपिक अपना पूरा हो जाता है और नेक्स्ट जो अपन इसका टॉपिक लेंगे इसके उससे पहले ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है उससे संबंधित कुछ आपको होम असाइनमेंट अपन देंगे और इसका कोशिश करेंगे कि अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक टेस्ट आपका इसका भी हो जाए, ये अपन कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपको होम असाइनमेंट तो आपको दिया ही जाएगा। धन्यवाद बच्चों।